तो उनमें से 9वीं और 10वीं की जो किताबें हैं, एक राजस्थान अध्ययन करके आती हैं, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास करके, 9वीं और 10वीं की वो बुकें, राजस्थान बोर्ड की। राजस्थान बोर्ड की। वो अभी का जो परीक्षा पैटर्न है, चाहे राजस्थान का छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बिल्कुल रामबाण है सर वो। तो मेरे हिसाब से उसको पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो भले ही। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी वहीं से आ रहे हैं, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, किसी भी एग्जाम का राजस्थान का। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा सर, मेरी जो लिखने की प्रैक्टिस है, जैसे मैं लेख वगैरह लिखता रहता हूँ, जैसे निबंध प्रतियोगिताओं में राजस्थान लेवल पे भी मैंने हिस्से लिए हुए हैं पहले से। अच्छा। तो लिखने की प्रैक्टिस तो मेरी शुरू से ही है। और उसके अलावा जो न्यूज़पेपर पढ़ना, चूँकि ये सिविल सर्विसेज की पहली डिमांड होती है, क्योंकि उससे व्यक्ति की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हाई होती है। अभी तक सर मेरी एक इच्छा रही थी कि मैं कभी भी मेरिट में नहीं आ पाया 8th 10th और 12th में सर। तो वो चीज़ मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब मुझे गोल्ड मेडल मिला, शायद मुझे वो बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई थी कि मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, क्योंकि अपने आप में यूनिवर्सिटी टॉप करना एक अच्छी बात होती है, और एक रेगुलर स्टूडेंट ना रहते हुए सर वो, और एक एवरेज विद्यार्थी जी जो जी पढ़ने में एवरेज रहा हो। जी सर। 12th के बाद से जैसे मेरा सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं सर। अच्छा। तो उसके लिए सर जो ये एसएसबी होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसके द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं, एनडीए का जो एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के थ्रू, तो उसके साथ सर मैंने 5 उसके इंटरव्यू दिए हुए हैं एसएसबी के, जो एक एज होती है कि 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाते हैं वो इंटरव्यू जी, और फिक्स डेट होती है, फिक्स होती है। तो उसके 6 चांस बन जाते हैं 3 साल के लिए सर, 16.5 से 19.5 सर। तो 6 में से मैंने सर 5 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं उसके सर। वो हैं, जैसे मैं 10th में टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमरा में पढ़ता था, तो उनके प्रबंधक हैं देवेंद्र कुमार जी। तो सर वो बड़े हंसमुख मिलनसार व्यक्ति थे, तो उनको देख के लगता था। और एक सर, जैसे मैंने यहाँ कोचिंग ली थी, तो कोचिंग में भी जो कोचिंग के डायरेक्टर थे दिलीप कुमार महेचा जी सर जी, तो उनको देख के ही सर ऐसा लगता था कि ये अपने आप में फुल्ली बुक है, एक इंस्टीट्यूट है। हाँ सर, खुद ही एक इंस्टीट्यूट नहीं, बुक बोल सकते हो आप, पूरा एनसाइक्लोपीडिया बोलो आप, क्योंकि हर सब्जेक्ट की उन व्यक्ति के पास नॉलेज है, और उनको देख के ही लगता है कि यार ये कर सकते हैं अपन। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है चंद्र प्रकाश तिवारी। इन्होंने आरएस 2021 में 273 रैंक प्राप्त की है। इनका बचपन गांव में बीता, इनकी प्राइमरी एजुकेशन गांव में हुई, इनके पिताजी किसान हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, इसके साथ साथ हम इनके आरएस की जर्नी पर भी बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। चंद्र प्रकाश जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद सर। आरएस एग्जाम 2021 में आपकी रैंक आई है 273। जी सर। हम इस पूरी जर्नी पर बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि आप भारत सरकार यानी पूरे भारत में सबसे कम उम्र के एम्प्लॉय हैं, ठीक कह रहा हूं मैं? किस में जॉब करते थे और आप सबसे कम उम्र में कैसे हुए? जी, मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ अभी वर्तमान में जी। उसमें सर मेरी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार 18 वर्ष उम्र हो रही थी जी, जो कि एक प्रत्येक एग्जाम के लिए मांगी जाती है, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा ज्वाइनिंग जल्दी दे दी गई थी। इसके कारण मैं 17 वर्ष और 10 महीने में गवर्नमेंट जो कर्मचारी बन चुका था सर। आप ग्रेड 3rd थे? जी सर। तो अभी करीब आपको 10 साल हो गए जॉब? जी सर, करीब 10 साल हो गए। तो आपको आरएस बनना है, ये कब सोचा आपने? ये मेरे मन में विचार आया था 2017 के आसपास। 2017 में जब एक हमारे सीनियर थे वीर महाराम जी पटेल, वो जब पहली बार एसडीएम बने थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी बन सकता हूँ। तो उसके बाद से मैंने इसकी प्रिपरेशन 2018 से शुरू कर दी। वो टीचर थे पहले? वो टीचर तो नहीं थे, लेकिन नॉन थे। अच्छा। तो उसके हिसाब से फिर मैंने वापस से शुरू कर दिया था। अच्छा, उनका सिलेक्शन हुआ तो लगा कि मैं भी बन सकता हूँ? हाँ, मैं भी बन सकता हूँ। उसके बाद आपने 2018 से प्रिपरेशन शुरू की? जी सर। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, मतलब इस आरएस एग्जाम की तैयारी कहाँ की? आरएस एग्जाम की तैयारी के लिए जो एक राजस्थान का सबसे नॉन इंस्टीट्यूट है, तो उसका मैंने सहारा लिया। उसके बाद से तैयारी शुरू कर दी। तो आपने विदाउट पे हुए या बिना विदाउट पे? शुरू में तो सर मैंने थोड़ी छुट्टी लेके स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने विदाउट पे हुआ था। आपकी पोस्टिंग कहाँ रही है? मेरी मूलतः पोस्टिंग थी बांसवाड़ा में जी। अभी, लेकिन मैं महुआ दौसा में। आपकी एजुकेशन कहाँ हुई? सर मेरी एजुकेशन में मूलतः अलवर ज़िले के कठुमर का रहने वाला हूँ, तो मैंने मेरी 12th तक की एजुकेशन कठुमर से ही की है।
उसके बाद जैसे ही मैंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लिया, उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है और वहाँ मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। अच्छा, जी सर। आपके पास सब्जेक्ट था मैथ्स, जी सर। तो आपको कभी इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जची कि मुझे उस साइड में जाना हो? जी सर, मैंने सोचा था कि इंजीनियरिंग लाइन में जाया जाए, लेकिन एक सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब होता है, उसका एक जो जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ उसकी प्रतिष्ठा कुछ ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की जाए। जो आसपास के हमारे जो लोग हैं, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा या हमारे परिवार के जो लोग हैं, तो एक गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद उनकी एक छवि, एक रेपो अलग हो जाता है। जी सर। तो साइंस मैथ्स लेने के पीछे कोई रीजन था या इन जनरल ले लिया? चूँकि सर मैं शुरू से एक एवरेज विद्यार्थी रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन एक क्रेज़ होता है कि मुझे साइंस मैथ लेनी चाहिए। तो इसके कारण फिर, और मेरी खुद की भी पर्सनल रुचि भी साइंस मैथ में थी, तो इसलिए मैंने मैथ ऐसा सलाह किसी की नहीं थी? नहीं सर। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर एक आम किसान हैं। अच्छा, खेती बाड़ी का काम? जी सर। तो परिवार में और भी कोई जॉब में है? जी सर, बड़े भाई साहब थे, वो भी पहले साइंस बैकग्राउंड से थे, तो फिर उनको देखते हुए फिर मैंने भी सोचा कि मुझे भी साइंस लेनी चाहिए, तो मैंने भी ले लिया। प्रशासनिक अधिकारी है कोई परिवार में? नहीं सर, कोई नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी आप पहले ही बन रहे जी हो। सर। 2018 से 2021 जी सर। आपने तैयारी की 3 साल, जी सर। रिजल्ट आते आते हो गया 2023। जी सर। ये वैसे जर्नी तो लंबी है, जी सर। तो आप इतनी लंबी जर्नी में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हो? चूँकि सर मेरे पास पहले से गवर्नमेंट जॉब थी, तो डिमोटिवेट होने का उतना कभी रहा नहीं। डिमोटिवेट क्योंकि वर्तमान का जो समय है, उसमें ये देखा जाता है कि बेरोज़गारी एक सबसे बड़ी अपने आप में कलंक मानते हैं लोग उसको। लेकिन मैं पहले से एम्प्लॉयी था, तो मेरे वो रोज़गार का तो कोई वो दिक्कत थी नहीं। उसके बाद जैसे मैंने 2018 में तैयारी शुरू की, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2018 वाला दिया था। जी। उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था और फाइनली मेरी रैंक भी आई थी, लेकिन मुझे कुछ जो मुझे चाहिए था, वो मुझे नहीं मिल पाया था। अच्छा, आपने 2018 क्लियर जी, किया? जी सर। और क्या रैंक आई उसमें? मेरी सर 36 थी शायद। अच्छा, 636 में हाँ, रैंक। 636, 32 कुछ हाँ, ऐसा समझ है। गया मोटा-मोटी। इस बार आपने जब मेंस दिया, जी सर। तब आपको लगा कि मेरा मेंस क्लियर होगा? जी सर, मैं पहले से कॉन्फिडेंट था कि इस बार सेलेक्ट तो मैं हो जाऊँगा, लेकिन रैंक का थोड़ा इश्यू रहता है। हुँ। लेकिन इतना तो कॉन्फिडेंस था कि सेलेक्ट फाइनली हो जाएँगे इस बार। इंटरव्यू देने के बाद तो आप 100% कॉन्फिडेंट हो गए। हाँ, इतना तो था सर कि रैंक तो आएगी, अब कुछ तो कौन-सी मिलेगा। आएगी वो अलग जी, बात है। वो पता नहीं चल पाता है हालाँकि। तो आप इस रैंक को भाग्य का खेल भी समझते हैं? लेकिन कर्मवाद को मैं ज़्यादा मानता हूँ, भाग्यवाद तो कर्मवाद के पीछे चलता है सर। तो उस हिसाब से पहले कर्म ज़्यादा करना चाहिए, भाग्य तो देखो अपना जो है, जो लक तो उसी हिसाब से चलेगा। अपन रिटर्न पोर्शन पर बाद में आएँगे। जी सर। उससे पहले इंटरव्यू पर बात करते हैं। जी सर। आपने कहीं मॉक इंटरव्यू दिया? जी सर, मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं 2-3 कोचिंगों में, जो अभी कंडक्ट करा रहे थे, वहाँ दिए थे मैंने सर। तो वहाँ जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे, जी सर। उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने यही था कि आपका अच्छा है, आप करते रहिए। बाकी तो ठीक है, आपकी नॉलेज लेवल का, उन्होंने जैसे नॉलेज लेवल का बाकी इंटरव्यू टेस्ट होता नहीं है, पर्सनैलिटी का होता है। जी। क्योंकि नॉलेज तो मेंस में चेक हो चुकी होती है। हुँ। उसके बाद पर्सनैलिटी भी उन्होंने सही बताई थी, लेकिन अब सुधार की तो अपेक्षा हर व्यक्ति करता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उससे गलतियाँ तो होती ही हैं सर। हुँ, हुँ। बाकी ओवरऑल ठीक बोला था उन्होंने। आपका क्या मानना है कि मॉक इंटरव्यू से बच्चों को फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता? जी सर, मॉक इंटरव्यू से एक तो कॉन्फिडेंस आता है, और इंटरव्यू है बेसिकली कॉन्फिडेंस का ही खेल है। जी। और एक खुद की पर्सनैलिटी खुद दूसरा, क्योंकि इंटरव्यू हम दूसरे के सामने देते हैं, तो खुद की पर्सनैलिटी को दूसरा जज कर रहा है, तो क्या पता वो चीज़ किसी दूसरे के द्वारा कही हुई चीज़ आपके वहाँ मेन इंटरव्यू में काम कर जाए। तो मेरे हिसाब से मॉक इंटरव्यू देने चाहिए सर। आप जब इंटरव्यू देने गए, एक यूँ भी चलता है कि साहब इंटरव्यू लेने वाले कुछ भी पूछ लेते हैं। जी सर। कुछ भी मतलब यूँ पूछते हैं कि अच्छा, आप अलवर के रहने वाले हो? तो बताओ वहाँ आपकी जो बकरियाँ होती है, उसके बाल लंबे क्यों होते हैं? जी, जी। ऐसा भी पूछ लेते हैं? हालाँकि सर इंटरव्यू में आजकल ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं हुँ। अमूमन, लेकिन पूछ भी लें तो क्योंकि अपनी क्षेत्रीय चीज़ें हैं, अपन बता भी सकते हैं सर। अपन इतना तैयारी करके आ चुके होते हैं, कई मॉक इंटरव्यू दिए हुए होते हैं, तो अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो सर काफ़ी अच्छा होता है मेरे हिसाब से, जवाब भी दे सकते हैं अपन। सारे सवाल तो वहाँ रैंडम पूछे जाते हैं?
हाँ, लगभग सर। मोटा मोटी वो आपके पर्सनैलिटी को जज करते हैं। जी, जी सर। तो आपसे ऐसा कोई सवाल पूछा उन्होंने जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ये तो बिल्कुल पढ़ाई से हट करके है? जी सर, मेरा जो 2021 वाला इंटरव्यू है, जी। वो चेयरमैन साहब जो संजय सोत्रिया साहब हैं, उनके बोर्ड में था। तो हालाँकि मैं जो शिक्षा विभाग का कर्मचारी था और अलवर से बिलॉन्ग करता था, तो उस हिसाब से मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, जो मैं तैयार करके गया था अच्छा, लगभग। आपके बैकग्राउंड का कुछ भी नहीं जी, पूछा? जी सर, मुझसे कुछ नहीं पूछा था, एक भी क्वेश्चन। तो आपको किस लेवल के सवाल पूछे गए? मेरे से शुरू में जाते ही पुलिसिंग, एसीबी ट्रैपिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा जो पार्टी ड्रग्स के बारे में पूछा गया था और जो करंट अफेयर्स था, उसमें से ज़रूर जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाएँ जो चल रही थी, रूस-यूक्रेन युद्ध के बारे में पूछा गया था। उसके अलावा जो एक स्टैटिक पॉलिटी होती है, जी। उसमें से मार्क्सवाद और साम्यवाद और स्टालिनवाद जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एजुकेशन बैकग्राउंड से कुछ भी नहीं पूछा? जी सर, कुछ नहीं पूछा। जनरली ये देखा जाता है कि बच्चा किस क्षेत्र से आ रहा है, सवाल उसी क्षेत्र से किए जाते हैं या फिर करंट अफेयर्स जी सर, से ऐसा ही लेकर था। के पूछते हैं। पर ये आपके साथ थोड़ा सा अलग हुआ कि हाँ सर, मेरे से जो मैं एक्सपेक्टेशन करके गया था, वो नहीं पूछा गया था। क्योंकि मैं ये जो आरएएस इंटरव्यू की जो सीरीज चला रहा हूँ, जी सर। उसमें जितने भी बच्चों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, उनको उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया। जी सर। अब पहले हो तो ये बता रहे हो कि मुझे मेरे बैकग्राउंड से कुछ नहीं पूछा, तो आप क्या मानते हो, इससे आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ? जी सर, नुकसान या फ़ायदा मेरे हिसाब से, क्योंकि इंटरव्यू है, उसको अपन पहले से जज कर नहीं पाते हैं। हालाँकि अपन कयास लगा के जाते हैं कि शायद इस क्षेत्र से पूछा जाएगा। हो सकता है आपको उस क्षेत्र से नहीं पूछा जाए, इसलिए पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए। क्योंकि उस समय तक एसीबी ट्रैपिंग जो पुराने अभी रिसेंटली 1-2 साल में एसीबी ट्रैपिंग की घटनाएँ कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं राजस्थान में। जो अपने आप में राजस्थान एक इनक्रेडिबल जो स्टेट है, उसकी स्टेज पे अभी पहुँच रहा है, तो उसका एक ये अच्छी बात है अपने लिए कि भई प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, उसको कम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं, तो ये राजस्थान के लिए अच्छी बात है। तो शायद ये क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और मैंने हालाँकि जो जवाब दिए, उनसे चेयरमैन साहब भी संतुष्ट थे। आपको नंबर कितने मिले इंटरव्यू में? मेरे 59 हैं सर। आप इन नंबर से संतुष्ट हो? जी सर, अब संतुष्ट तो मैं आपको एक कोट करना चाहूँगा। एक अब्राहम मैस्लो की अवधारणा है। जी। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। उसमें हर व्यक्ति होता है कि वो अपने चरम की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन उसे जो मिलता है उस पे संतुष्ट तो नहीं रहना चाहिए। अब लेकिन अपन कर क्या सकते हैं सर? हालाँकि मैं एक्सपेक्टेशन 70 के आस-पास की कर रहा था, लेकिन जो मिले हैं अब वो तो सर उनका तो कर ही क्या सकते हैं। अच्छा, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जी हाईएस्ट सर। नंबर कितने दिए हैं? सर जहाँ आइडिया है तक कुछ? अभी मेरा अनुमान है शायद 75 हैं सर। मैक्सिमम 75। जी, अभी तक मेरे जो सुनने में आया है उस हिसाब से सर 75 है। अच्छा, अपन बात करें 400 रैंक तक की। जी सर। इन 400 में हाईएस्ट तो मान लेते हैं 75 और जी सर। मिनिमम कितने दिए होंगे? मिनिमम सर शायद 44-45 होंगे सर। आपका जो इंटरव्यू गया उसके हिसाब से आपको लगता है कि कम नंबर मिले, थोड़े और मिलते तो ठीक है, जी रैंक सर। और सुधर जाती। रिटर्न में आपको लगा कि मेरा ये पोर्शन थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरे नंबर थोड़े नीचे रह गए, कम रह गए, ऐसा लगा आपको? जी सर, चूँकि एक जो रिटन में 4th पेपर होता है, जी। 4th पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का सर। हम्म। चूँकि 2018 में मेरा जो अच्छी रैंक नहीं आने का एकमात्र रीज़न था 4th पेपर, क्योंकि उधर मेरे 4th पेपर में 2018 में 63 नंबर थे। जो ओवरऑल 3 पेपर थे, उनमें शायद मैं राजस्थान में अच्छी पोज़ीशन पे था मैं, तीनों पेपरों में, लेकिन एकमात्र एक पेपर के कारण मैं बिल्कुल बाहर हो चुका था 2018 में। तो 2021 में मैंने जो 4th पेपर की तैयारी की थी, उस हिसाब से मुझे नंबर नहीं मिले थे सर। तो मैं मानता हूँ कि मुझे 4th पेपर में अच्छे नंबर, एक्सपेक्टेशन अच्छी थी और एक फर्स्ट पेपर में भी सर इस बार का क्या है कि क्योंकि हर बार का परीक्षा जो कॉपी चेक करने का पैटर्न होता है, वो हर बार का सेम नहीं होता है। तो इस बार थोड़ी मार्किंग टाइट थी, तो शायद उस हिसाब से मार्क्स जो दिए हैं वो उसका तो कुछ अंदाज़ा लगा भी नहीं सकते। वो तो मुझे लगता है सभी जी सर, छात्रों के सबके लिए साथ ही है एक ऐसा। ही जैसा था। जी सर। अब क्या मीडियम हिंदी था? जी सर, हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम का भी आपको लगा कि फायदा नुकसान क्या लगता है? ये जो स्टेट सर्विस होती है उनमें सर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का शायद अभी तक इतना रोल रहा नहीं है। यूपीएससी में रहता है। यूपीएससी में ज़्यादा रहता है सर। अच्छा, आपने आरपीएससी यानी आरएएस का सोचा,
जी सर। आपने कभी सोचा मैं यूपीएससी करूंगा? जी सर, सोचते तो हैं लेकिन अभी इतना मौका नहीं मिल पाया अभी मुझे इतना। तैयारी करी कभी? नहीं, तैयारी स्पेसिफिक यूपीएससी के लिए नहीं की है सर अभी तक। अटेम्प्ट भी कोई नहीं दिया? अटेम्प्ट दिए हैं सर, दिए? लेकिन जो फाइनली जैसे मेंस नहीं हो पाता है। अच्छा, प्रीलिम्स क्लियर? प्रीलिम्स तो क्लियर किया हुआ है सर एक। तैयारी कहाँ यहीं रह के करी या हाँ, दिल्ली गए? तैयारी सर यहीं रह के डेली बेसिस पे की थी। अच्छा, आपने जो रिटर्न एग्जाम की तैयारी की जी सर। उसको आपने शुरू कैसे किया? 2013 में चूंकि आपकी जॉब लग गई, तो उसके बाद में आपने शुरू की 2018 में। जी सर। मोटा मोटी समझे 5 साल का आपका गैप हो गया। जी सर। पढ़ते नहीं थे, पढ़ाते तो थे ही। जी सर। तो आपने 2018 में वापस शुरू, एक तरह देखा जाए तो बिल्कुल फ्रेश शुरुआत की आपने। जी सर। तो क्या पैटर्न अपनाया आपने? चूंकि सर मैं एक एजुकेशन बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ था शुरू से ही, तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण मेरी रुचि शुरू से रही है इस चीज़ में। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा सर, मेरी जो लिखने की प्रैक्टिस है, जैसे मैं लेख वगैरह लिखता रहता हूँ, जैसे निबंध प्रतियोगिताओं में राजस्थान लेवल पे भी मैंने हिस्से लिए हुए हैं पहले से। अच्छा। तो लिखने की प्रैक्टिस तो मेरी शुरू से ही है। और उसके अलावा जो न्यूज़पेपर पढ़ना, चूँकि ये सिविल सर्विसेज की पहली डिमांड होती है, क्योंकि उससे व्यक्ति की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हाई होती है। तो उसके बाद से मैं लगातार प्रैक्टिस में रहा। तो 2018 से जब मैंने एक फील्ड का सोचा कि मुझे यहाँ सिविल सर्विसेज की ओर जाना है, जी। तो उसके बाद से मैंने जो उसकी डिमांड होती है उस हिसाब से ही प्रिपरेशन शुरू की। और फिर धीरे-धीरे जैसे ही मैंने कुछ गेट किया, उसके बाद फिर लिखना शुरू कर दिया था। पाठ्यक्रम को कैसे आपने बांटा, क्या किया? क्योंकि सर आरएएस का है, यदि अपन मोटा-मोटी देखें तो 26-27 सब्जेक्ट हो जाते हैं। जी। लेकिन यदि जो सिलेबस है उसको पॉइंट टू पॉइंट देखें तो सिलेबस इतना लेंदी है नहीं। यदि बाकायदा अपन देखें, सब्जेक्ट के हिसाब से लेंदी लगता है, बाकी उसको पॉइंट टू पॉइंट बाँटो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी पेपर हैं, तो अपना-अपना एक-एक सब्जेक्ट का रूटीन उस हिसाब से तय करो और आगे बढ़ते चलो। कोचिंग कब किया आपने? ये कोचिंग मैंने सर जो 2018 वाला था, तो उसके दौरान ही शुरू कर दी थी सर। उसके बाद अभी नहीं करी बाद में? नहीं, उसके बाद नहीं की थी सर। अच्छा, वो एक आपने बेस तैयार कर लिया जी सर। और उसके बाद में सेल्फ स्टडी करी। जी सर। तो आपने किताबें कौन सी पढ़ी? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो अभी आगामी जो बच्चे जो तैयारी करने वाले लोग, जी सर। उनको आपका इंटरव्यू देख के फायदा होगा। जैसे मैंने सर पहले कोचिंग ली थी, तो कोचिंग के जो बेसिक नोट्स होते हैं, पहले उनको तैयार किया था। जी। उसके अलावा जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि चूँकि एक लंबी जर्नी हो गई, 4 से 5 साल की है सर ये। तो उसके दौरान जब एक बार नोट्सों से आदमी बोरियत महसूस करता है, तो वो किताबों की ओर जाता है। तो उसके लिए पर्टिकुलर जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जिसको पॉलिटी की बाइबल बोलते हैं। हर सिविल सर्विसेज वाला जो भी कैंडिडेट होता है, वो लक्ष्मीकांत पढ़ता ही है। उसके अलावा जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने जो एनसीईआरटी की बुकें 6 से 12 तक की, उनमें से जो पोर्शन अपने जो मैच खाता है सिलेबस से, वो वहाँ से उठा के उसको वहाँ से पढ़ा था। उसके अलावा राजस्थान के लिए जो अभी सर मेरा मानना है कि जो सबसे बेस्ट बुकें हैं, तो उनमें से 9वीं और 10वीं की जो किताबें हैं, एक राजस्थान अध्ययन करके आती हैं, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास करके, 9वीं और 10वीं की वो बुकें, राजस्थान बोर्ड की। राजस्थान बोर्ड की। जी। वो अभी का जो परीक्षा पैटर्न है, चाहे राजस्थान का छोटे से छोटा, चाहे बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बिल्कुल रामबाण है सर वो। तो मेरे हिसाब से उसको पढ़ो, बाकी कुछ मत पढ़ो भले ही। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी वहीं से आ रहे हैं, चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो, किसी भी एग्जाम का राजस्थान का। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए 10वीं और 11वीं की जो एनसीईआरटी, वो सफिशिएंट होती है। और पब-एड के लिए सर 11वीं 12वीं की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुकें आती हैं। और बाकी जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए किसी कोचिंग के नोट्स रेफर कर सकते हैं अपन। अच्छा, नोट्स आप खुद बनाते थे? जी सर, मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो उसमें क्या आप थोड़े लेंदी बनाते थे, छोटे बनाते थे? नहीं सर, शॉर्ट नोट्स भी हैं अभी जो बना रखे हैं, जो 2018 के बाद के बनाए हुए हैं, वो मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स हैं। उनका रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लंबे नोट्स में रिवीजन में दिक्कत रहती है। जी सर, जो लास्ट टाइम होता है एग्जाम का, जो लास्ट टाइम होता है, उस समय पर प्रेशर इतना होता है कि ये पढ़ें, ये छोड़ें, ये पढ़ें, ये छोड़ें। लेकिन जो मैंने अभी जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, उन पूरे नोट्सों में जो चारों पेपर हैं, उनमें 26-27 सब्जेक्ट आते हैं, उनको मैं पूरे एक दिन में रिवाइज कर सकता हूँ। ये एक मतलब पॉइंट नोट करने वाला है। जी सर। बच्चों को नोट्स बनाने में बड़ी दिक्कत रहती है, जी उनको सर। समझ में नहीं आता कि नोट्स बनाएं कैसे। अच्छा तिवारी जी, एक बात बताइए, आपने अलग अलग जगह से, मुझे लगता है कुछ ऑनलाइन भी आपने कहीं से पढ़ा जी सर। होगा। आपके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक रहता है?
मेरे हिसाब से सर जैसे ऑफ़लाइन है, यदि देखने के लिए जाएँ तो ऑफ़लाइन बेटर रहता है। लेकिन यदि ऑफ़लाइन अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन भी अच्छा है, यदि अपन खुद पे कंट्रोल करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक एडिक्शन है अभी वर्तमान में, तो उस एडिक्शन की ओर नहीं जाना है, जो अपना लक्ष्य है उसको आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया का उपयोग भी किया जा सकता है। तो दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म अपनी जगह पे ठीक हैं सर। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपने ये सोशल मीडिया की बात करी तो आप सोशल मीडिया चलाते थे, ये फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये? जी सर, अकाउंट लगभग सब सारी जगह थे, लेकिन इतना मैं एक्टिव नहीं था इन चीज़ों पे, और आज भी मैं सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं हूँ। उससे पहले, पढ़ने से पहले, तैयारी करने से पहले थे? हाँ, अकाउंट लगभग सारे थे, लेकिन सर एक्टिव नहीं था मैं, अभी तक भी नहीं हूँ और आज भी नहीं हूँ, पहले भी नहीं था। तो आप अपने जीवन में मतलब कि आम जो लोगों का जीवन है, जी सर। क्या समझते हो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? जी सर, हर व्यक्ति की अलग-अलग चॉइस होती है। हुँ, तो यदि वो चाहते हैं कि एक्टिव हों, तो थोड़े समय के लिए रह सकते हैं। चूँकि सिविल सर्विसेज हैं, यदि अपन ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं, तो शायद मेरा मानना है कि भटकाव होता है। तो वो व्यक्ति को अपने हिसाब से सर मैनेज करना चाहिए। आपका शौक क्या रहा है? जी, मेरा सर एक तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक है सर शुरू से ही। जी। जैसे मेरे पास अभी भी काफ़ी जैसे नोवेल मिल जाएँगे आपको, और जो भी इंस्पायरिंग नोवेल हैं वो मैं पढ़ता हूँ। उसके अलावा क्रिकेट खेलना मेरा शौक है। अच्छा, ड्यूरिंग तैयारी आप खेलते थे? जी सर, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं खेलता था। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या करते थे अलग से? फिज़िकल एक्टिविटी के लिए यही है सर, थोड़ा बहुत दौड़ना, भागना, और डेली वॉकिंग का मुझे शौक है। तो इसका भी एक फ़ायदा मिलता है? सर उससे क्या है कि मानसिक संतुष्टि मिलती है एक तो। उतना प्रेशर नहीं हो पाता, जैसे चूँकि तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो शायद प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आपके साथ का जो स्टाफ है, कलीग्स है, जी सर। कुछ लोगों ने तो कहा होगा क्यों खराब हो रहा है भाई? अब जी ठीक है, सर। आराम से जॉब है, चल रहे हो, मस्ती करो, जीवन में आगे बढ़ो, शादी करो, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। जी, जी, जी। कुछ लोगों ने आपको ये कहा होगा, नहीं, नहीं पढ़ो, तुम कुछ कर सकते हो। तो दोनों दोनों टाइप का एक्सपीरियंस हुआ है जी आपको? सर। चूँकि जो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जी। क्योंकि एक तो मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ सर, ये जो शिक्षा विभाग होता है, और यदि आप सीनियर स्कूल में हो, तो शायद वो राजनीति का गढ़ होता है सर। ये मैं खुल के बोलता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, और ऐसे खूब मिलेंगे जो डिमोटिवेट करेंगे। वो बोलते हैं कि जैसे मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, शिक्षा विभाग में हूँ, तो मैंने सर आज तक कोई भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दिया सर। उसका मेरा एकमात्र रीज़न था कि मुझे जिस जगह पे जाना था मैं वहीं जाऊँगा। कुछ जो मेरे स्टाफ साथी थे वो बोलते थे कि तेरे को फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं देता था सर। और कुछ 1-2 जो मेरे स्टाफ साथी मुझे अभी तक मिले हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू ये कर सकता है तो तेरे को करना चाहिए। और जब मैंने अभी जो मेरे को सफलता मिली उसके बाद उन्होंने प्रशंसा की मेरी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कई लोग तो जो आपके पहले साथ नहीं थे, वो बाद में आए होंगे कि नहीं नहीं, सर, चंद्र प्रकाश ये तो नहीं, हमें नहीं पता ही सर, था कि कर ये सकता है। तो है सर, ये तो हर व्यक्ति के साथ होता है। हुँ। जो व्यक्ति सफलता के साथ होता है तो उसके साथ लोग जाते ही हैं सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके साथ वाले लोग कितने राज़ी हुए होंगे या दिखावे के राज़ी हुए हैं, ऐसा? जी नहीं सर, देखो राज़ी तो होते हैं व्यक्ति, अब हालाँकि व्यक्ति की प्रवृत्ति को अपन नहीं बदल सकते, जी। तो और उनकी ओर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, मेरा मानना ये है। पिताजी किसान हैं, जी सर। माताजी गृहिणी हैं, जी सर। परिवार में कोई अधिकारी है नहीं। जी सर। जब रिज़ल्ट आया तब आप जयपुर थे, गाँव में थे? जी सर, मैं मेरे घर पे ही था उस समय। अच्छा, उनको था कि अब चंद्र प्रकाश कुछ आज बड़ा करने वाला है, आज कुछ बड़ा होगा? जी सर, उन्हें ये तो था कि इसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, पर वही रैंक वाला था कि क्योंकि जो ये पद होता है उसमें सर रैंक के हिसाब से पद मिलता है अपने को। जी। तो उस रैंक का सर पता लगाना, शायद जिसकी फर्स्ट रैंक आई होगी उन्हें भी नहीं पता होगा कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी। तो सर खुशी तो होती है, तो वो तो पहले से ही लगभग तय था कि होना तो है। अब लेकिन कितना होना है, क्या होना है, उस चीज़ का तो सर नहीं पता चल पाता है। घर वाले जब रिज़ल्ट आया तब जाग रहे थे या सो गए थे? जी सर, सारे सो गए थे, क्योंकि इस बार का रिज़ल्ट शायद 11:21 पे आया था। जी। तो मैं खुद भी सोने की तैयारी में ही था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। तो जैसे ही मैंने पीडीएफ देखी, तो मेरे हाथ से मतलब मेरे से मेरा रोल नंबर देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने, मेरी सिस्टर थी, उनको बोला कि मेरा रोल नंबर देखो। तब उन्होंने देख के बताया कि इतनी रैंक आई है। फिर मैं सर उस रैंक को देख के लगभग 1 घंटे तक मैं खुद भी खुश नहीं था कि यार बहुत पीछे रह गए अपन।
फिर मैंने जैसे ही पता किया मैं कि यार किस हिसाब से इसको तय करें, तो फिर जो आई है सर अब उसमें संतुष्ट तो उस समय होना ही पड़ेगा, क्या करें, बाकी नेक्स्ट के लिए रखना है। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का सर यही था कि जो भी है अच्छा है, चलो मिल जाएगा कुछ ना कुछ ढंग का, देखते हैं फिर बाकी तो सर। अभी आपने दोबारा प्री दिया है इस बार वाला? जी सर दिया है। रिजल्ट क्या रहा? जी सर प्री तो क्वालिफाई हो गया है, अभी मेंस अभी जो 27-28 जनवरी को है वो होने वाला है। अभी करोगे आप? जी सर देना चाहूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति है सर उसकी इच्छा होती है कि जो उसे चाहिए उसको प्राप्त करे, तो सफलता के लिए कोशिश तो करते रहना चाहिए। अब आपका अल्टीमेट मोटो यही है कि मैं आरएएस में रैंक सुधारूं, या जी सर। यूपीएससी का भी है? देखो सर मेरा यूपीएससी की ओर जाने का भी है, हालांकि चूंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, जी। तो सर एज का जो फैक्टर होता है उसके कारण मेरे चांस भी कम है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सर सीरियसली तैयारी करके एक बार यूपीएससी को देना चाहूँगा। कितने अटेम्प्ट हो गए आपके वैसे? जी सर उसमें एज का भी होता है 32 32 है। जी सर, हाँ। और अटेम्प्ट भी 6 होते हैं सर, तो मेरे 2 हो गए, 4 और अटेम्प्ट हैं सर। चारों पढ़े हैं बाकी है जी अभी? सर बाकी हैं। एज के हिसाब से 4 है हाँ एज के हिसाब से भी 4 ही हैं। तो अटेम्प्ट तो ठीक पड़े। जी सर। पर हाँ, पर आपको 32 तक करना है। जी सर। आप बीच में मिस करके नहीं कर सकते। जी, आप जी, ये सर। सोचो मैं 2 साल और तैयारी करूं तो उसके बाद नहीं थे। जी सर वो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन अभी चूंकि मैं एक संतुष्टिपूर्वक जॉब में अभी प्राप्त कर लूंगा, तो ये मेरे लिए शायद अगली जर्नी के लिए बेटर होगा सर। हाँ, क्योंकि आदमी ऑलरेडी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता जी है। सर। तो चंद्र प्रकाश जी, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना बताओ हमें जो आपको अभी तक याद हो, जो हमारे साथ शेयर करने लायक हो। समझो आप वो सैड करने वाली हो सकती है, खुश करने वाली हो सकती है। जी सर जैसे मैं 2016 के बाद जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था जी। चूँकि 3 साल के बाद मुझे अभी तक सर मेरी एक इच्छा रही थी कि मैं कभी भी मेरिट में नहीं आ पाया 8th 10th और 12th में सर। तो वो चीज़ मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब मुझे गोल्ड मेडल मिला, शायद मुझे वो बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई थी कि मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, क्योंकि अपने आप में यूनिवर्सिटी टॉप करना एक अच्छी बात होती है, और एक रेगुलर स्टूडेंट ना रहते हुए सर वो, और एक एवरेज विद्यार्थी जी, जो जी पढ़ने में एवरेज रहा हो। जी सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 10वीं मेरिट में आता है वही आगे गोल्ड मेडलिस्ट होता है, ऐसा तो कुछ नहीं। जी सर ऐसा तो ये सारी मिथक है मेरे हिसाब से। तो जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनके 10वीं में 60% आए, आजकल तो ये कहते हैं 90% से जो जिनके नंबर कम है, जी सर, तो वो तो पढ़ने के लायक है नहीं। तो मैं एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि जिसके 10वीं में 60% है, जी जिसके सर। 12वीं में 70% है, जो ग्रेजुएशन एक नॉर्मल कर रहा है बच्चा, तो क्या वो यूपीएससी और ये एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर सकता है? जी सर कर सकता है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी एक आईएएस में सेलेक्ट हुए थे, एक अपने राजस्थान के ही हैं, अभी शायद उन्हें आईआरएस मिल रहा है, और इस बार आरएस में सेलेक्ट हुए हैं वो। जी। नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, वो एक बार 12th में फेल हुए थे। तो ऐसा व्यक्ति जब इतना कर सकता है तो 60-70% वाला, क्योंकि परसेंटेज शायद सर जो नेक्स्ट जो सिविल सर्विसेज होती हैं उनमें कोई मायने नहीं रखती, उनमें टैलेंट नहीं सर, एक तो जज्बा होना चाहिए और एक मेहनत करने का जुनून होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो आगे कर पाते हैं। जैसे अभी एक सर मैं एक मूवी का नाम बताना चाहूँगा, अभी एक आई है 12th फेल करके, मनोज कुमार शर्मा पे। तो यदि उनकी सर स्टोरी देखें तो उनकी पुरानी जो बैक हिस्ट्री है तो वो भी कुछ इसी प्रकार की रही है, लेकिन उनमें जो जज्बा जुनून था वो शायद सर जो आने वाले जो एस्पिरेंट है उनको सर मोटिवेट करता है। मूवी देखी आपने वो? जी सर वो देखी है अभी सर। उससे पहले किताब आ गई थी उनकी। जी सर वो भी मैंने पढ़ी हुई थी सर, अनुराग पाठक जी की सर। अनुराग जी भी खुद आईआरएस है। जी सर। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बच्चों को यही है सर, जो उनका लक्ष्य है, तो लक्ष्य है तो अपने एक तो सर लक्ष्य को भूले नहीं, उससे भटके नहीं, अल्टीमेट जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहें, और लक्ष्य के लिए जो यदि वो एजुकेशन से संबंधित है तो उसके सिलेबस को लेके हुए आगे तैयारी करें, क्योंकि वर्तमान में जो सर एक रोजगार प्राप्त करना है वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए जैसे अपने लक्ष्य है उसको छोटे छोटे स्टेप में बांट के सर आगे बढ़ते रहें, बाकी तो सर अपने हिसाब से जो जिसका लक्ष्य होता है वो उस हिसाब से तय करेगा। हर आदमी चाहता है कि मुझे हाथों हाथ सफलता मिल जाए, ये देखा जाता है आजकल। जी सर। और आदमी को जब नहीं मिलता है 1 साल में 2 साल में, तब वो छोड़ देता है और दूसरी तरफ चला जाता है। जी सर। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आजकल देखते हैं हम जो रील्स जो है, जी जी सर,
इसको 30 सेकंड की रील्स भी नहीं देखता आजकल, 10 सेकंड देखता है और उसको स्वैप कर देता है। तो ये एक तरह की मतलब एक जगह टिके रहने की लोगों में कैपेसिटी मुझे लगता है खत्म हो रही है, जो भी कारण पता नहीं क्या है। आपको लगता है ऐसे बच्चे सफल हो सकते हैं? क्योंकि सर जो मानव है उसका चंचल स्वभाव होता है सर, तो भटकाव तो आता है, लेकिन यदि कोई अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है तो वो सर आगे बढ़ता रहेगा। बाकी यदि भटकाव नहीं आएगा तो इतनी सारी जनसंख्या है सर, वो सारी सफल तो हो नहीं सकती है। हाँ, लेकिन यदि वो अपना कोई भी लक्ष्य रखे तो वहाँ नहीं तो दूसरी जगह सफल होगी। तो ये सर उस हिसाब से बैलेंसिंग जो लाइफ है वो चलती रहती है सर। चंद्र प्रकाश जी, आपने इस एग्जाम के अलावा और एग्जाम दिए हैं? जी सर, एग्ज़ाम तो मैं शुरू से देता रहा हूँ, जैसे 12th के बाद से। 12th के बाद से जैसे मेरा सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ सर। अच्छा। तो उसके लिए सर जो ये एसएसबी होता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसके द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं, एनडीए का जो एक एग्ज़ाम होता है जी। यूपीएससी के थ्रू, तो उसके साथ सर मैंने 5 उसके इंटरव्यू दिए हुए हैं एसएसबी के। जो एक एज होती है कि 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाते हैं वो इंटरव्यू। जी, और फिक्स डेट होती है फिक्स उसकी। होती है, तो उसके 6 चांस बन जाते हैं 3 साल के लिए सर, 16.5 से 19.5 सर। तो 6 में से मैंने सर 5 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं उसके सर। और इंटरव्यू तभी दे सकता है जब क्लियर, जब सर रिटन क्लियर हो जाता है। हो। और जो अभी जो चल रहा है सर भारतवर्ष में शायद सबसे टफेस्ट इंटरव्यू में से एक होता है एसएसबी का सर, जिसको मैं फाइनली अभी तक सर क्रैक नहीं कर पाया था। वो मेरा एक सपना था जो अधूरा रह गया था, जिसको शायद अब जो टेरिटोरियल आर्मी होता है जी। उसमें आगे बढ़ते हुए सर्विस के साथ कर सकते हैं सर, जहाँ तक मेरा ऐसा अनुमान है। अच्छा। उसके बाद मैंने सर एक जो रेलवे का होता है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, जो 12th के बाद एक एग्ज़ाम होता है, जो 12th के बाद किसी अच्छी पोस्ट को अपन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें शायद रेलवे में कोई बड़ा उच्च अधिकारी लगाते हैं उनको। तो उसका भी सर मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है एक बार, 12th के बाद का। वो भी क्रैक नहीं हुआ? वो भी सर फाइनली क्रैक नहीं हो पाया। हम्म। तो उसके बाद जैसे मैंने जो आरएस की प्रिपरेशन शुरू की थी, उसके दौरान जो 2018 वाला जो एसआई का एग्ज़ाम आया था, उसमें सर मैंने रिटन में राजस्थान टॉप किया था, मेरे 322 नंबर थे उसमें। अच्छा, फिर? लेकिन मेरा सर फिजिकल नहीं हो पाया था उसमें। आपने दिया था फिजिकल? जी सर, फिजिकल दिया था, लेकिन चूँकि मैं आरएस की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा कि अपन तो जाना अपने को अल्टीमेटली आरएस में, तो मैंने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया फिजिकल की तरफ। अच्छा, इन रूटीन दे दिया आपने? हाँ, इन रूटीन था तो मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था उस समय। तो उसके बाद 2021 वाला भी मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया। उसका भी सर मैं जो रिटन था वो मेरा अच्छा खासा क्लियर था। लेकिन जो आरएस का जो मेंस एग्ज़ाम है, जी। उससे 6 दिन पहले वो सर फिजिकल होना था, तो मैं उसे देने ही नहीं गया सर। आपको आना इधर था? जी सर, अल्टीमेटली मुझे जिसके लिए जिस गोल की तरफ जाना था, तो फाइनली मुझे वही प्राप्त करना था। तो इसलिए मैंने बीच के एग्ज़ाम ज़रूर दिए, जिससे कि अपनी तैयारी उसका पता चल सके कि अपन कहाँ अभी बिलॉन्ग कर रहे हैं। एसएसबी में आपने 5 इंटरव्यू दिए। जी सर। उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 5 दिन इंटरव्यू चलता है। जी सर, 5 दिन चलता है ना? तो एक ग्रुप में होता है क्या? जी सर। उसका मैं छोटा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। उसमें जी। सबसे पहले सर जैसे अपन टेस्ट क्लियर करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उसके लिए पहले सर 3 जगह पे बुलाते थे, अब शायद 4 या 5 जगह बुलाते हैं, भोपाल, इलाहाबाद और बेंगलुरु। तो मैंने सर तीनों जगह ही इंटरव्यू दिए हुए हैं उसके सर। तो उसमें सबसे पहले 5 दिन का जो शेड्यूल होता है, उसमें सबसे पहला होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो रीजनिंग बेस्ड, मैथमेटिक बेस्ड या फिर जो हाइपोथेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनका हर क्वेश्चन 30 सेकंड में उनका जवाब देना होता है रिटन में अपने को। तो यदि आपका स्क्रीनिंग पास हो जाता है, तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए जाते हो। तो नेक्स्ट लेवल आपका फिजिकल तैयार शुरू हो जाता है। जी। फिर वहाँ से फिजिकल पास करना होता है। फिजिकल के बाद आपका होता है वहाँ सर ग्रुप डिस्कशन। तो उसमें ग्रुप डिस्कशंस के भी सर 3 सेक्शन होते हैं। एक तो पर्सनल ग्रुप डिस्कशन, मैन टू मैन। उसके बाद एक व्यक्ति का 10 लोगों के साथ फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। एक जॉइंट कमांडिंग ऑफिसर होता है जेसीओ, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन होता है। और फिर ये 4 दिन की गतिविधियाँ हो गई, तो लास्ट फाइनल 5वां दिन होता है उसमें सर मेडिकल वाला। तो इस प्रकार से। आप वहाँ इन 5 इंटरव्यू में लास्ट तक कितने जी दिन सर, तक मैं थे? लास्ट वाले जो इंटरव्यू है वहाँ तक मैं पहुँच गया था, लास्ट डे अच्छा, तक। 5वें दिन तक पहुँचे आप? जी, जी सर। लेकिन जो फाइनली है, मैं चूँकि सर एक जो पारिवारिक और वातावरणीय रूप से सर मैं एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो शायद मैं मानता हूँ कि मेरी एक कमज़ोरी रही है, जो ग्रुप डिस्कशन में उतने अच्छे से नहीं कर पाता सर लोगों से। अच्छा, आपका ये एक कारण ये रहा है। जी सर। इस एग्जाम को क्रैक करने के पीछे आपके कौन तो प्रेरणा स्रोत रहे, ये आप किसे डेडिकेट करना चाहेंगे?
जी सर, मैं अपनी जो सफलता का श्रेय मेनली मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय श्री रामचरण शर्मा हैं, जो कि रिटायर्ड प्रधानाध्यापक थे। मैं सर उनको देना चाहूँगा, क्योंकि उनको देख के मोटिवेशन एक अलग से मिलता है कि अपने को क्या करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका था। क्योंकि एक सर्विस के दौरान सर विदाउट पेमेंट रहना सर अपने आप में बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आर्थिक रूप से नुकसान होता है। जी। लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया था कि तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए। और इतना संपन्न परिवार था नहीं अपना। जी सर, अपना एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से अपन बिलॉन्ग करते हैं, जी। तो उस हिसाब से ये बहुत बड़ी रिस्क होती है सर। हम्म। तो उन्होंने कभी भी मुझे इसके लिए मना नहीं बोला और आगे मोटिवेट किया कि तुम्हें करना चाहिए, चूँकि तुम कर सकते हो। उन्हें पता था कि एबिलिटी है और बच्चा मेहनत कर रहा है, तो उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय सर अपने दादाजी को ही देना चाहूँगा। दादाजी है अभी? जी सर, उनकी जो अभी 1 साल पहले ही डेथ हो गई थी सर। क्या आपको लगता है कि दादाजी जिंदा होते तो? हाँ सर, मुझे क्योंकि पिछली बार जो मेंस का रिज़ल्ट आया था, ये जो 2021 वाला है, 30 अगस्त 2022 को आया था। तो उस समय वो थे, तो उन्होंने भी बोला था कि उस समय वो बड़े खुश हुए थे कि चलो दूसरी बार तुम्हारा मेंस क्लियर हुआ है, अच्छी बात है, इस बार हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन वो मुझसे बार-बार पूछते थे कि तेरा इंटरव्यू होगा कब, होगा कब? लेकिन जो आरपीएससी की कुछ परिस्थितियाँ रहीं, उस हिसाब से सर उस समय वो शेड्यूल नहीं हो पाया। उस समय वो हो जाता तो उनको एक हाँ सर, संतुष्टि उनको थोड़ा मिलती। अच्छा लगता सर। अच्छा, एक मैं टीचर की बात करूं, जी सर। आपके हिसाब से पूरी इस जर्नी में आपको कौन से टीचर अच्छे लगे जिनकी वजह से मैं इस लाइन में आ पाया हूँ? एक दो जो भी आपको ठीक लगता हो। जी सर, इसके लिए मैं 10th क्लास में जहाँ पढ़ता था, जी। तो उनके जो प्रबंधक थे, उनका सर व्यवहार एक टीचर ना होके एक बड़े भाई की तरह व्यवहार था सर। वो हैं, जैसे मैं 10th में टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुमरा में पढ़ता था, तो उनके प्रबंधक हैं देवेंद्र कुमार जी। जी। तो सर वो बड़े हँसमुख, मिलनसार व्यक्ति थे, तो उनको देख के लगता था। और एक सर, जैसे मैंने यहाँ कोचिंग ली थी, तो कोचिंग में भी जो कोचिंग के डायरेक्टर थे दिलीप कुमार महेचा जी सर, जी। तो उनको देख के ही सर ऐसा लगता था कि ये अपने आप में फुल्ली बुक है एक। इंस्टीट्यूट है हाँ सर, खुद ही। एक इंस्टीट्यूट नहीं, बुक बोल सकते हो आप, पूरा एनसाइक्लोपीडिया बोलो आप, क्योंकि हर सब्जेक्ट की उन व्यक्ति के पास नॉलेज है और उनको देख के ही लगता है कि यार ये कर सकते हैं अपन। चंद्र प्रकाश जी, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत आभार। जी सर, धन्यवाद सर।